हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रीतू ने। सो थैंक यू सो मच रीतू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो स्टोरी है वो रीतू के बचपन की है और आज तक रीतू को जब भी वो एक्सपीरियंस याद आता है वो हमेशा डर जाती है। तो ये बात करीबन आज से 10-15 साल पहले की है, जब रीतू स्कूल में पढ़ा करती थी। और स्कूल में जब भी समर वैकेशन होते थे, रीतू और उसका भाई 1-2 महीने के लिए गांव चले जाते थे। वहाँ पर खूब मस्ती करते थे, दादी के साथ खेलना, चाचू चाची के साथ रहना, सब गांव के अलग दोस्त थे उनके साथ मिलना। तो रीतू के लिए वो बहुत एक मतलब काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता था। अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट कर गाँव में जाना, उधर की लाइफ जीना रीतू को बहुत पसंद था। बट रीतू को शायद ये नहीं पता था कि यही एक्सपीरियंस आगे चलकर रीतू के लिए ट्रॉमा भी बन सकता था। तो एक बार क्या होता है, रीतू के जब समर वैकेशन पड़ते हैं, हर बार की तरह रीतू अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है अपने भाई के साथ। गांव आती है, पहले ही दिन होता है, रीतू जैसे वहाँ आती है सब बहुत खुश होते हैं, सब उससे मिलने आते हैं। दूर दूर से रिश्तेदार रीतू से मिलने आ रहे हैं। ऑब्वियसली 1 साल बाद हमारी बेटी आई है, कैसे हम नहीं मिलेंगे, सब यही कहते हैं। रीतू बहुत खुश होती है। रीतू को वहाँ ऐसा फील होता है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो और सब पूछ रहे कैसा है, शहर में कैसा है, सब कुछ बढ़िया है ना, तुम कैसे हो, बढ़िया हो ना, पापा मम्मी सब बढ़िया। तो ऐसे करते करते रीतू वहाँ पे 2-3 दिन तो निकाल देती है, उसे पता भी नहीं चलते कि कैसे ये दिन चले गए, क्योंकि सबसे मिलने जुलने में ही ये सारे दिन कहीं ना कहीं बीत जाते हैं। और चौथा दिन जब आता है तब रीतू के वहाँ क्या होता था गांव में कि उसकी जो दादी थी और चाचू चाची जो भी थे वो सब मतलब उनके ना अपने बहुत बड़े बड़े खेत थे। तो वो रोज़ वहाँ पे खेती बाड़ी करने जाते थे। तो जब रीतू की दादी एक बार जा रही होती है, मतलब ये जो चौथा दिन होता है, इस दिन जब जा रही होती है खेती बाड़ी ये सब करने, तो रीतू बोलते हैं कि दादी मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी देखना है वहाँ करते क्या है। दादी बोलती है बेटा तुम छोटी हो, तुम क्या करोगे वहाँ आकर, तुम यहाँ बैठो आराम से, वहाँ पे तो बहुत मेहनत का काम होता है, फालतू में कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, सब कुछ क्या करोगी तुम। तो रीतू बोलती है नहीं मैं तो आऊँगी, मुझे आपके साथ रहना है, मैं देखूँगी वहाँ जाके कैसा होता है सब कुछ। तो दादी जी बोलती है ठीक है एक काम करो, चलो कोई बात नहीं। तो रीतू और उसकी दादी चल पड़ते हैं। वो वहाँ पे खेत में रहते। तो रीतू इस बार दादी जी को देख रही है, बहुत उसे नया कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। वहाँ पे जितनी वेजिटेबल्स है रीतू निकाल रही है, उन्हें खा रही है, उन्हें उन्हें देख रही है कि कैसे ये सब होता है। और यही करते करते करीबन 7 बज गए हैं। जनरली उस खेत में क्या होता है, मतलब वहाँ के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो 6 या 5 बजे वापस आ जाते हैं। और क्योंकि रात होने लगती है तो रात को कोई भी खेत में नहीं रहता था, सब वापस आ जाते थे। बट इस बार रात हो चुकी है और 7 बजे भी उस खेतों में, मतलब एक साथ ही बहुत सारे खेत होते हैं, वहाँ पे रीतू और उसकी दादी अभी भी हैं। तो अब क्या होता है कि अब ये लोग दोनों, रीतू और उसकी दादी, जाने लगते हैं कि वहाँ पे एक फैमिली आ जाती है और वो आदिवासी फैमिली कुछ होती है। तो वो फिर दादी से मिलती है, उनसे बातें बातें कर रही होती है। तो ऐसे करते करते अब रीतू की दादी बिजी है उस फैमिली के साथ बातें करने में। और यहाँ पे रीतू थोड़ी सी अलग यहाँ वहाँ देख रही है, क्योंकि उसे कुछ करने को तो है नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो वो देखते हैं कि आगे चलकर ना कुछ पत्ती, मतलब झाड़ बहुत सारा ऐसे ऊपर की साइड आया हुआ है, मतलब उसे दिख रहा है कि वहाँ कुछ तो है जिसे ढका गया है झाड़ और पत्ती इन सब से। तो वो क्यूरियोसिटी के मारे वहाँ पे चले जाती है और वो देखने लगती है, धीरे धीरे नज़दीक जाती है। तो जैसे वो ध्यान से देखती है, उन झाड़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है नीचे की साइड, जिनमें पानी होता है। अब रीतू थोड़ा और अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक कुआं होता है जिसे झाड़ियों से ढक दिया होता है। तो रीतू जब वो देखती है कि ऐसा क्या हो गया कि इसे ढक दिया गया है, छुपा दिया गया है, समझ नहीं आ रहा होता उसे, तो धीरे धीरे वो उसके पास जा रही है। पास जाके वो देखती है तो उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। और थोड़ी पास जाके देखती है तो ध्यान से जब वो देखती है तो उस गड्ढे में पानी होता है। और वो गड्ढा नहीं होता, वो एक कुआं होता है। वेल, रीतू ने कुछ वीडियोस शेयर करी थी जो कि आप सब देख सकते हो। तो ये एक कुआं होता है। और रीतू जब और पास जा रही होती है इस कुएं के, तो वो देखती है कि वहाँ पे ना कुछ पिंक कलर की साड़ी ऐसे तैर रही है। साड़ी का टुकड़ा है जो कि उस पानी में ऐसे हिल रहा है। और रीतू जैसे धीरे धीरे अब उस कुएं के और पास जा रही है, क्योंकि उसे देखना है कि आखिर यहाँ है क्या। और अब वो इतनी पास आ चुकी है कि उसे पूरा कुआं नीचे तक दिख रहा है। और उसे दिख रहा है कि ऐसे जो सीढ़ियाँ होती है कुएं में, एक लास्ट जो सीढ़ी है उधर एक्चुअली वो पिंक कलर का कुछ कपड़ा जो तैर रहा होता है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, बल्कि उस लास्ट सीढ़ी में एक औरत बैठी हुई है जिसने वो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, और उसी की साड़ी का वो जो टुकड़ा है वो ऐसे तैर रहा होता है।
और वो औरत ऐसे एकदम गुस्से में उसे देख रही है। वो आखिरी सीढ़ी में बैठी हुई है, मतलब पानी उसके लिटरली यहाँ यहाँ तक है, और वो ऐसे गुस्से में उसे देख रही है रीतू को। रीतू वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये औरत यहाँ क्यों बैठी हुई है ऐसे, वो भी। तो वो ज़ोर से चिल्ला देती है एकदम से वो देख के, और पीछे आ जाती है। जैसे रीतू चिल्लाना चालू करती है, वो देखती है कि वो जो औरत उसे ऐसे घूर रही होती है वो हंसने लग जाती है, और बहुत गंदी तरीके से हंस रही होती है, और उसे देख रही है और हंसे जा रही है, और वो बहुत डरावनी हंसी होती है। रीतू और ज़्यादा डर जाती है, बट उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ होती है वो उसकी दादी सुन लेती है, और वो दौड़ते हुए आती है और रीतू ऐसे पीछे खींच लेती है कुएं से। जैसे वो पीछे आती है, वो दादी को गले ऐसे लग के रोने लग जाती है। दादी बोलती है क्या हुआ, तो रीतू पूरा बता देती है कि मैंने यहाँ एक औरत को देखा है ऐसा ऐसा पूरा। तो दादी रीतू को डांटती है और बोलती है कि कभी भी रात को गाँव में कुएँ के पास नहीं जाते, और तुम्हें मना किया है ना यहाँ वहाँ जाने के लिए, तुम साथ नहीं रह सकती मेरी। मतलब उसे डांटती है और उसे साथ ले जाती है। रीतू को जैसे ही घर ले जाती है दादी, घर में सबको बताती है, तो और लोग भी रीतू को डांटने लग जाते हैं कि ऐसे कभी नहीं करना, कभी तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता, और ऐसे कभी अकेले कहीं नहीं जाना होता, और ऐसे पानी के पास, कुएँ के पास, तालाब के पास रात को कभी नहीं जाना होता। रीतू बोलती है अच्छा ठीक है मैं कभी नहीं जाऊँगी ऐसा। वो बहुत ज़्यादा सहम गई है, बहुत ज़्यादा डर चुकी है। तो अब क्या होता था, सब आंगन में सोते थे इस टाइम पे, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, तो पूरा परिवार आंगन में ही सोता था। तो रीतू सोई हुई है, और उसकी जो छोटी चाची होती है उनकी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई होती है, तो एक तरफ से वो भी इस गांव में नई होती है। तो छोटी जो चाची होती है वो बड़ी चाची से पूछती है कि ऐसा क्या था उस मतलब उस कुएं में जो सब इतना टेंस्ड हो गए और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे रीतू की हरकत से। तो जो बड़ी चाची होती है वो छोटी चाची को बताती है, और ये चीज़ें आंगन में डिस्कस कर रहे हैं, तो रीतू भी ये सब चीज़ें सुन रही है। तो बड़ी चाची बताती है कि कई साल पहले की बात है, जब हमारे गांव से एक लड़की की शादी हुई थी, और वो इस गांव से बाहर गई थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शादी करने के 6 महीने बाद ही वो लड़की वापस आ जाती है हमारे गांव में, और अपने घर में रहने लग जाती है। जब थोड़ा पता चलता है आगे चलकर, तो ये पता चलता है कि उस लड़की को काफ़ी वहाँ उसके ससुराल में मारा पीटा जाता था, और ये बोला जाता था कि तुमने दहेज नहीं दिया। और यही बोलकर उसके मतलब जो ससुर जी है और उसके जो पति है उसे वापस गांव भेज देते हैं, ये बोलकर कि अब वापस तभी आना जब तुम दहेज लेकर आओगी, वरना मत आना। 1-2 महीने तक वो लड़की काफ़ी ट्राई करती है अपने ससुर को मनाने की या फिर अपने पति को मनाने की, बट कोई भी नहीं मानता। वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब होती है, इसकी वजह से वो जो दहेज का अमाउंट जो मांग रहे थे वो अरेंज नहीं कर पाती, और एक दिन ऐसे ही वो अपने घर से गायब हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। जैसे वो गायब होती है पूरा गांव से ढूंढने में लग जाता है, हर जगह हर चप्पे में ढूंढते हैं, उसके पति के वहाँ पे भी जाते हैं, उसके ससुराल जाते हैं, उससे सब पूछते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन निकल जाते हैं, और सबको यही लगता है कि शायद वो लड़की भाग गई हो, या फिर बस बिना बताए कहीं चले गई है, और शायद कुछ दिन में वापस आ जाएगी। और 2-3 दिन बाद कुछ गाँव वाले ऐसे ही खेत में घूम रहे होते हैं, तो वो उस कुएं के पास से जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस कुएं में उस लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, वो फ्लोट कर रही है। सब भागते हुए जाते हैं और पूरे गांव वाले को बताते हैं। ये बात आग की तरह गांव में पूरी फैल जाती है। छानबीन होती है, अगले दिन पुलिस आती है, सब आते हैं। तब देखते हैं कि वो कुएं में कुछ भी नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती। बट जिन्होंने देखा होता है वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब 4-5 लोग होते हैं जिन्होंने देखा होता है, तो 4-5 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। सबको ये बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये बात फिर वहीं दब जाती है कि ठीक है दिखी थी कुछ, लेकिन अब बॉडी नहीं मिली, तो वो कार्रवाई जो होती है वो आगे नहीं बढ़ती, और ये केस वहीं थम जाता है। बट उस दिन से लेकर आज तक उस कुएं से रोज़ आवाज़ें आती थी चिल्लाने की, जैसे कि कोई कुएं में कूद रहा हो, तो जब कूदता है तो कैसी आवाज़ आती है चिल्लाती हुई, गूंजती है कुएं से, वैसी आवाज़ आती थी। और बहुत गांव वालों का ये भी मानना है कि जब वो उस कुएं के पास से जाते हैं तो कोई उन्हें बुलाता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई उनके पुकार रहा है उनके कान में, और ऐसा बोल रहा है कि आजा, कूद जा, नीचे कूद जा, कुएं में कूद जा, ऐसे। और इसी वजह से फिर गांव वालों ने उसको ढक दिया था, ताकि किसी को भी मतलब वो आवाज़ ना आए, या फिर किसी को भी मतलब सबको पता चल जाए कि ये ढकी हुई चीज़ है, तो यहाँ नहीं रहना, इसके आसपास नहीं रहना। तो ये उनके गांव में मतलब एक प्रथा है, समझ लो, कि कोई भी ऐसे डेंजरस चीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पे भूत प्रेत ये सब हो, तो वो ऐसे पत्ते वत्ते डाल देते हैं, ताकि कोई नया भी आए तो उसे पता चल जाए कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पे नहीं रहना, इससे दूर ही चलो। और जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी, रीतू भी साइड में ये सब सुन रही थी, और अब रीतू बहुत ज़्यादा डर चुकी है ये सब सुनकर, क्योंकि रीतू के साथ आज तक ये कभी एक्सपीरियंस नहीं था, ये भूत प्रेत एकदम से ये सब होना। बट अब जब उसे ये सब पता चल रही है, उसे बार बार वही इमेज उसके मतलब दिमाग में बन जा रही है,
वो औरत वो उसे देख के कैसे हंस रही थी, और मतलब वो ऐसा था कि वो आंख भी बंद करे तो उसे वही दिख रहा था। और इस चीज़ की वजह से रितु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ऐसे करते हुए 1-2 दिन फिर बीतते हैं कि अब क्या होता है, ये सब रोजी आंगन में सोते थे, तो ऐसे ही एक बार फिर सो रहे होते हैं कि रितु ने एक कुत्ता पाला होता है, मतलब जो रितु की फैमिली होती है उन्होंने एक डॉग पाला होता है जिसका नाम राजा रखा होता है। तो 1-2 दिन से वो कॉन्टीन्यूसली एक पेड़ को देख के भौंके जा रहा था और हमेशा रात को भौंकता था। पहले तो सबको लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, 1-2 दिन उसे चुप कराने की कोशिश करी, बट तीसरे दिन भी वो भौंक रहा है, चौथे दिन भी वो भौंक रहा है। तो सब उस पेड़ पे गौर फरमाने लग गए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पेड़ में कुछ भी नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद पेड़ के आसपास कोई और डॉग हो जिसे देख के राजा ऐसे भौंक रहा है, क्योंकि रात को ऐसा होता है कि सबकी मतलब डॉग्स की भी ऐसा होता है ना कि अपने अपने एक एरिया होता है जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। तो सबको ये लगता है कि शायद कोई जंगली डॉग आ गया हो और उसे देख के राजा ऐसे भौंक रहा हो। बट अब चीज़ें थोड़ी अजीब होने लग गई कि कुछ टाइम बाद बाकी डॉग्स भी राजा के साथ उस पेड़ को देख के भौंकने लग गए थे, और वो काफ़ी जंगली डॉग थे जो कि आज से पहले कभी दिखे ही नहीं थे। तो एकदम से सबका उस पेड़ को देख के भौंकना बहुत सबके लिए बहुत अजीब था, और रितु ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। तो उसे एक बार क्या होता है, रात हो गई होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 बज रहे होंगे शायद, 3-3:30, कि रितु की आँख खुल जाती है। आँख खुलती है और वो उसकी नज़र उस पेड़ पे जाती है, और वो देखती है कि उस पेड़ की टहनी पर फिर से वही साड़ी ऐसे मतलब हवा से उड़ रही है, पिंक कलर की साड़ी। और वो ऐसे इतनी लंबी साड़ी हो चुकी है वो कि मतलब यूँ समझ लो कि पेड़ से उड़ रही है तो रितु के जस्ट यहाँ ऊपर तक वो ऐसे आ रही है, इतनी लंबी साड़ी थी वो। और रितु उस साड़ी को फॉलो करते करते जैसे ही वो ऐसे देखती है, वो फिर वही देखती है कि वहाँ पे वही लड़की ऐसे बैठी हुई है, और वो रितु को घूरे जा रही है, और फिर से वही इविल स्माइल कर रही है। और इविल स्माइल करते करते वो बहुत ज़ोर से हंस रही है। उसका चेहरा बहुत ख़राब सा है, उसके चेहरे में मतलब ऐसे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, अजीब सा बाल पूरे खुले हुए हैं। और ये देख के रितु बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फिर चिल्लाती है, सब उड़ जाते हैं, सब बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो रितु बताती है कि वो मुझे फिर से दिखी थी, वो जो मुझे कुएं में दिखी थी वो वापस मुझे दिखी। जब वो ऐसे डर जाती है और ऐसे बोलने लग जाती है तो सब उसे अच्छा ठीक है, आंगन में नहीं, सब उसे अंदर ले जाते हैं, रूम में ले जाते हैं और बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे डरो मत डरते नहीं। सब उसे मतलब हौसला दे रहे हैं। बट रितु अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि उसे अब किसी भी बच्चे को डर लगेगा जब तुम ऐसे विजुअल्स देख लोगे अपने सामने। तो अब सब कैसे कैसे करके अब 3 बज गए होते हैं, तो 1-2 घंटे में सुबह भी हो जाती है, रितु भी थोड़ी शांत हो जाती है, और बाकी सब भी अब ये डिसाइड करते हैं कि अब से आंगन में नहीं सोएंगे, सब अपने रूम में सोएंगे, गेट बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, खिड़की में पर्दा लगाएंगे जिससे हमें बाहर का कुछ ना दिखे और बाहर वाले को अंदर का कुछ ना दिखे। तो ये सब डिसाइड होता है घर में। और रितु को कुछ नहीं होता, जो उसकी दादी होती है उन्होंने कुछ ऐसे पहना दिया होता है और बोलते हैं कि ये भगवान जी का है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे डरो मत, ठीक है। तो रितु भी अब थोड़ा हौसला रख के बोलती है कि ठीक है, अब भगवान जी का है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और ऐसे करके 2-3 दिन और निकल जाते हैं। अब क्या होता है, रितु का जो घर है ना वो थोड़ा पहाड़ी एरिया में है, मतलब जैसे पहाड़ है तो उधर है, और उसके नीचे तुम थोड़ा जाओगे 1 किलोमीटर नीचे, 1-2 किलोमीटर, तो नीचे पूरा गांव बसा हुआ है। उनका थोड़ा सा अलग गांव से पहाड़ी एरिया में है। तो अब क्या हो रहा होता है कि जो नीचे पूरा गांव होता है उसमें ना यात्रा जारी होती है भगवान की। तो उसमें यात्रा में क्या होता है, जैसे पालकी में भगवान जी रखे होते हैं, भगवान जी, और उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कीर्तन कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, मतलब भगवान के साथियों ने, वो हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं वो जो कुछ लोग होते हैं, है ना, मतलब टेंपल में भी जाओगे तो तुम्हें वो सब मिलेंगे। तो ऐसी यात्रा हो रही होती है जो ऐसे जारी होती है। तो सब जो घर वाले होते हैं रितु के, वो बोलते हैं आज तो भगवान जी जाएंगे, तो हम सब भगवान जी को देख के आते हैं, उनके दर्शन करके आएंगे। तो ये डिसाइड होता है कि हम सब नीचे जाकर देख के आएंगे। अब रितु और उसके कज़न्स क्या करते हैं कि हम ना पहले चलते हैं, देख के आएंगे। अब कज़न्स तो वहाँ के लोकल है तो उन्हें तो कुछ है नहीं दिक्कत, तो वो सब ये डिसाइड करते हैं कि हम नीचे जाके पहले ही चल पड़ेंगे, घर वाले तो आते रहेंगे आराम से। तो अब क्या होता है कि ये 3 होते हैं, रितु का बड़ा भाई और एक छोटा भाई होता है लेकिन रितु से बड़ा होता है, तो मिडल का वो होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों चल रहे हैं कि ऐसे नीचे की तरफ वो होते हैं, ढलान होती है, इनके घर से नीचे गांव जा रहे हो तो ढलान आती है, ऐसा रास्ता, और आगे पीछे पूरे मतलब पेड़ ही पेड़ है। तो एक छोटा सा एक रास्ता कटा हुआ होता है, उससे जा रहे होते हैं। कि जब जा रहे हैं तो अब उन 2 भाइयों में रेस लग पड़ती है कि चल देखते हैं पहले कौन नीचे जाएगा।
और पहले नॉर्मल ऐसे चालू होता है, रितु भी भाग रही है, ये सब भाग रहे हैं, बट अब रितु थक गई है और वो दोनों आपस में चैलेंज लगा बैठे हैं कि हाँ देखा मैं पहले, नहीं नहीं मैं पहले, ऐसे करते करते दोनों फुल स्पीड से चल पड़े हैं। तो अब ये जो रास्ता है इसमें रितु अकेली हो चुकी है। अब वो अपने भाइयों को बुला रही है, लेकिन भाई कहाँ सुनने को है, वो तो लगे हैं आगे भगने में और घर वाले तो अभी पीछे ही हैं। तो अब ये जो रास्ता होता है इसमें रितु अकेली है और अब उसे डर लगने लग गया है, क्योंकि शाम भी हो रही है और अता पता ही नहीं है किसी का कि कौन कहाँ पर है। रितु हर जगह अकेली है अभी। तो अब रितु हिम्मत करके नीचे की साइड जा रही है और जैसे वो जाने लगती है ना, उसे अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि हल्की सी आवाज़, जैसे कि कान में कोई बोलता नहीं है कि रितु रितु, इस टाइप की आवाज़, जैसे कोई कान में बोल रहा हो। रितु को समझ नहीं आता, तो रितु अभी देख ही नहीं रही है, वो फिर जा रही है आगे आगे जा रही है कि उसे वापस किसी के हंसने की आवाज़ आती है। और ये सुनकर रितु बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये जो हंसने की आवाज़ होती है ये उसने पहले भी सुनी होती है और कहीं नहीं, वो कुएं में ही सुनी होती है उसने वो आवाज़, और सेम वैसे हंसने की आवाज़ उसे वापस आ रही है। अब रितु बहुत ज़ोर से भाग रही है नीचे की साइड, बट कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उतने ही स्पीड से फॉलो कर रहा है। जितनी स्पीड से रितु भागे जा रही है वो आवाज़ उतनी स्पीड से उसी के पीछे आ रही है। अब रितु को समझ नहीं आ रहा क्या करे, वो बहुत ज़ोर से अपने भाइयों को बुला रही है, वो दादी जी को बुला रही है, चाची को बुला रही है, बट आसपास कोई नहीं है। और वो आवाज़ उससे अब बातें कर रही है कि यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसे बोल रही है उसको, तू अकेली है, अब तेरे साथ क्या होगा, ऐसे ऐसे टाइप की बातें कर रही है उसकी लैंग्वेज में, जो गाँव की लैंग्वेज है। और रितु को अब समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो रोने लग गई है। वो मतलब रितु इतनी हेल्पलेस हो चुकी है कि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। कि अब उसे ना धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो उसे पकड़ रहा है, रितु को फिजिकली उसे फील हो रहा है कि किसी ने उसे ऐसे कंधे से पकड़ लिया है और कान में कुछ कह रहा है। और एक टाइम आता है कि रितु अब फ्रोज हो चुकी है और उसे किसी ने ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लिया उसके कंधों पे ऐसे, और अब रितु ना आगे देख पा रही है ना पीछे देख पा रही है, वो ऐसी एकदम जम चुकी है और बस डरी हुई है। वो बस उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करेगा इस टाइम पे, और ऐसा लग रहा है कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और उसे डरा रहा है कि अब तेरे साथ क्या होगा, तू यहाँ अकेली है, तुझे नहीं आना चाहिए था, ऐसे ऐसे टाइप की बातें। अब ये टाइम आ चुका है कि रितु ने एक तरफ से अपने आप को सरेंडर ही कर दिया है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और वो होप कर रही है कहीं कि बस पीछे से चाचा चाची जी आ जाएं, दादी जी आ जाएं और वो मुझे मिल जाएं, या फिर मेरे भाई भागते हुए मुझे ढूंढते हुए आ जाएं और वो मुझे मिल जाएं, क्योंकि और तो कोई चारा नहीं है कि कुछ हो सकता है। अभी ना रितु को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी बॉडी में कोई, मतलब उसकी बॉडी एकदम जम चुकी है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसे ऐसे प्रेस कर रहा है उसकी बॉडी को, बहुत मतलब दर्द हो रही है उसे बहुत ज़्यादा, उसके कंधों में, उसके बाजू में ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हो अंदर से, ऐसी दर्द हो रही है। और रितु अब चिल्ला भी नहीं पा रही। ये सब हो ही रहा होता है कि एकदम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ वहाँ से जो यात्रा कर रहे होते हैं भगवान जी, जब यात्रा कर रहे होते हैं तो आगे पीछे ना बैंड बाजा भी पूरा बज रहा होता है उस टाइम पे, ढोलक ये सब, नगाड़े ये सब, तो उसकी आवाज़ होती है वो। और जो मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसे क्या बोलते हैं, बट एक ऐसा होता है जिससे आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है और दूर तक आती है, वो आवाज़ आ रही होती है। और जैसे वो आवाज़ आती है रितु को समझ आ जाता है कि भगवान जी अब बस मेरे पास ही है, मतलब वो बस नीचे से जा ही रहे हैं। और जैसे ये होता है ना, जैसे वो आवाज़ बढ़ रही है, धीरे धीरे रितु को फील हो रहा है कि अब उसकी बॉडी हिलने लग गई है और जो वो ऐसे दबा रहा था कुछ, वो ऐसे छोड़ रहा है। और वो जो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे बोल रही थी, वो भी अब चुप हो चुकी है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि अब फिर से सब कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है। अब जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही है, इस साइड पीछे वाली जो आवाज़ है वो चिल्लाने में बदल गई है। जो हंस रही थी अभी तक वो ऐसे चिल्ला रही है, जैसे कि मान लो कि अब उसको किसी ने पकड़ लिया हो और वो चिल्ला रही है। और रितु को दिखता है कि वो जो औरत है जो पिंक कलर की साड़ी, उसने अपने ऐसे कान बंद कर दिए पूरे दोनों के दोनों, और वो वहाँ से भाग रही है। वो बहुत स्पीड और बहुत चिल्लाते हुए भाग रही है। और रितु को ये दिख रहा है क्योंकि जस्ट जैसे उसकी बॉडी फ्रीज होती है वो ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करती है और वो देखने की कोशिश करती है, और उसे ये दिखता है कि कोई अपने कान ऐसे बंद करके भाग रहा है। ऑल्दो उसे बैक साइड ही दिखती है, ऐसे पूरा चेहरा नहीं दिखता, बट जितना दिखता है वो
एक छोटे से बच्चे को ट्रॉमा देने के लिए बहुत होता है। अब जैसे ही वो आवाज़ और बढ़ती है भगवान की, वो बैंड बाजे की, रीतू की वैसे वैसे हिम्मत और बढ़ती है। वो जो और सब ना वहाँ पे कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो वो नाम भी अब गूंजने लग जाता है, बहुत ज़ोर से नाम ले रहे होते हैं। तो रीतू को जैसे वो नाम सुनाई देता है, रीतू भी वही भगवान जी का नाम लेते लेते नीचे की तरफ भाग पड़ती है ज़ोर ज़ोर से। और एक टाइम आता है, एक टाइम क्या मतलब थोड़े से ही टाइम बाद रीतू नीचे पहुँच गई है और उनके सामने भगवान की पालकी है। वो रोने लग जाती है वो देखकर कि भगवान जी आपने मुझे बचा लिया। वो पालकी को बहुत अच्छे से मतलब माथा टेकती है, सब कुछ करती है। वहाँ उसके भाई भी होते हैं दोनों, और वो बोलते हैं देखा पहले मैं पहुँचा था, कहाँ थी तू, देखती है हमें जीतता। और रीतू को उन्हें देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है, बट रीतू बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील है क्योंकि अब वो ठीक है, अब सब कुछ टल चुका है। और जो जो रीतू ने सोचा था कि अब मेरे साथ ये होगा वो कुछ नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू भगवान जी। और बस रीतू बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, आज तक वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है भगवान जी के। अगर तुम्हें पता होगा गांव में भी ना अलग अलग भगवान जी होते हैं, मतलब सबका अपना देव होता है। तो आज तक रीतू उन देव को मतलब बहुत मानती है और बहुत पूजा करती है उनकी आज तक, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि वो मतलब ये एक हॉरिफाइंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइप का मूवमेंट था, बट इसको रीतू ने बहुत पॉजिटिव वे में लिया। और अब रीतू को ऐसा लगता है कि वो भगवान जी हमेशा उसके साथ हैं, तो कभी भी ऐसा कुछ फिर से होगा तो फिर से भगवान जी उसकी रक्षा करेंगे, जो कि एक्चुअली सच होता है। अगर तुम भगवान जी पे मानते हो, भरोसा करते हो, तो वो भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करते ही हैं। तो बस ये था रीतू का एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सब आते हैं। रीतू फिर से एक बार सबको सब कुछ बता देती है, बट इस बार कोई उसे डांटता नहीं है क्योंकि इस बार रीतू की कोई गलती नहीं होती। और फिर सब यही समझाते हैं रीतू को भी कि देखा भगवान जी होते हैं ना, तो कोई भी पावर कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी पावरफुल हो, कोई मतलब कोई भी मैटर नहीं करती, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता क्योंकि भगवान जी तुम्हारे साथ है। तो बस ये थी रीतू की कहानी गाइस, और आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो या आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बाय द वे मतलब भगवान जी से याद आता है मुझे, मतलब भगवान जी से नहीं, ये पूरी स्टोरी से मुझे याद आया कि हिमाचल में एक डायना पार्क है। पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कहानी ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें सुननी है तो तुम सुन सकते हो कुछ एडिशनल चीज़ें। तो हाँ, तुम्हें जैसे पता है कि मैं हिमाचल से हूँ, तो हमारे वहीं पे ही मंडी के ही आसपास एक डायना पार्क है, थोड़ी सी दूर जाके। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, मतलब मुझे भी ये कुछ टाइम पहले ही पता चला है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे साल में एक ऐसा दिन होता है जब उस पार्क में, जैसे कि मैंने तुम सबको बताया कि हर गांव के अपने देव होते हैं, राइट। सारे देव आते हैं और इस साइड सारी डायने आती है। डायन वही ब्लैक मैजिक इन सब जो करते हैं, जो रूप बदल सकती है, वो सब होती है। तो ये दोनों मतलब ग्रुप होता है, सब आती है, इस साइड डायने आती है और इस साइड क्या बोलते हैं सारे देव आते हैं, और इनमें फ़ाइट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर देव जीतेंगे, मतलब ये पूरी फाइट अगर देव जीतते हैं तो फसल शायद अच्छी नहीं होती है, बट अगर डायन जीतती है तो फसल अच्छी होती है, गांव की, पूरे गांव की फसल अच्छी होगी, बट उनकी उस साल मौत भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उस गांव में फसल तो ज़्यादा होंगी, बट मतलब डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डायने जीती होती है। तो ये वहाँ का कहना है। और ये अगर तुम यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो तुम्हें मतलब वहाँ लाइव कमेंट्री भी होती है कि मंदिर जो होते हैं वहाँ पे ऐसे पुजारी जो बैठे होते हैं, उन कुछ ऐसे पुजारी भी होते हैं जिन्हें वो पूरी फाइट दिख रही होती है, तो वो उस टाइम पे लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं। जैसे माता बगलामुखी के पुजारी अमरजीत शर्मा ने भविष्यवाणी करते हुए देवताओं और डायनों के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वृतांत सुनाया। अमरजीत शर्मा ने बताया कि इस मर्तबा देवताओं और डायनों के बीच 7 युद्ध हुए, जिसमें 3 युद्ध में देवता विजयी रहे और 4 युद्ध में डायनों ने विजय हासिल की। तो ऐसे करके वो पूरी कमेंट्री करके पूरा बता रहे होते हैं, और पूरा गाँव ऐसे बैठा हुआ है और सब सुन रहा है लाइव कि उस डायना पार्क में लड़ाइयाँ हो रही है। सोचो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितना ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने सुना था। मतलब काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ है कि अच्छा ऐसा होता है कि देव लड़ रहे हैं, जिसे तुम पूजा कर रहे हो, सब आए हुए हैं और डायने भी आई हुई है। और वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली थी कि हर बार मतलब भगवान जी नहीं जीतते, हर बार देव नहीं जीतते, डायन भी जीत जाती है कभी कभी। तो अगर तुम सर्च करोगे गूगल में, तो तुम्हें यूट्यूब में ही सर्च कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा कि, और अगले दिन न्यूज़पेपर छपते हैं बाकायदा, और उसमें पूरा ये लिखा होता है कि कौन जीता कौन नहीं जीता, किसने किसको हराया, किसने कितनी डायने हराई, किस डायन ने कितने देव इन सबको हराया। तो ये सब मतलब लिखा हुआ पूरा छप के आता है। तो
ये कुछ चीज़ थी जो मुझे एकदम से मतलब याद आई, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।